हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एचपी मिथ एजुकेशन, जो प्रोवाइड करवाता है आपको डिफरेंट एग्ज़ाम्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस। करंटली हमारे इंस्टीट्यूशन में जेबीटी, पीजीटी और टीजीटी कमीशन के लिए ऑनलाइन क्लासेस चली हैं। तो किसी भी कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और क्लासेस को शुरू कर सकते हैं। अपनी इन वीडियोज़ में हम लोग पीजीटी बीएड सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि। तो सबसे पहले तो इंटेलिजेंस जो शब्द है वो सबसे पहले 1885 में फ्रांसिस गैल्टन कर एक व्यक्ति हुए हैं, उन्होंने दिया था। उन्होंने इंटेलिजेंस शब्द को जो है वो इंट्रोड्यूस किया और बताया कि इस तरह की चीज़ भी कोई व्यक्ति में पाई जाती है। क्लियर। उसके बाद ये जो इंटेलिजेंस शब्द था ये लैटिन भाषा के दो अलग अलग चीज़ों से निकला। कुछ लोग मानते हैं कि लैटिन भाषा के दो शब्द हैं, इंटर प्लस लेज़र, कि इन दोनों के मिलने से बना इंटेलिजेंस, जिसका मतलब होता है किसी कार्य को करने के लिए सबसे उचित विकल्प चुनने की जो बुद्धि है हमारी, वो इंटेलिजेंस है। तो कुछ का मानना है कि लैटिन शब्द कौन कौन से इंटर प्लस लेज़र से निकला है। बाकी कुछ लोगों का मानना है कि निकला तो लैटिन भाषा से ही, लेकिन एक शब्द अलग आता है, लैटिन भाषा के इंटेलिगियर से निकला आपका इंटेलिजेंस शब्द। तो इंटेलिगियर का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग, किसी चीज़ को समझने की जो शक्ति होती है वो आपकी इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि है। तो लैटिन भाषा के ही शब्दों से निकला लेकिन अलग अलग है। इंटेलिगियर का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग, ये भी आपने मीनिंग याद रखना है। तो दोनों से ही मीनिंग जो निकल के आया वो यही निकल के आया कि बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंसी एक ऐसी चीज़ है जो चीज़ों को समझने, ठीक है, और समझने के बाद हम सब में से एक अच्छा विकल्प चुन सकें, एक उचित विकल्प चुन सकें, उसके लिए जो भी चीज़ यूज़ होती है वो बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस कहलाती है। इसके बाद इंटेलिजेंसी को और अच्छे से समझने के लिए दो तीन मीनिंग मैंने और लिखे हैं, जैसे कि विभिन्न प्रकार की योग्यताओं का नाम बुद्धि है। डिफरेंट टाइप ऑफ एबिलिटीज़ आर कॉल्ड इंटेलिजेंस। आप में जितनी भी योग्यताएं हैं, जो भी अलग अलग प्रकार की योग्यताएं हैं, वो क्या हैं? आपकी इंटेलिजेंसी है। नेक्स्ट है जीवन की समस्याओं को हल करने का गुण बुद्धि है। इंटेलिजेंसी इज़ द क्वालिटी टू सॉल्व लाइफ्स प्रॉब्लम। आपके जीवन की समस्याओं को जो हल करता है वो भी क्या है? आपकी बुद्धि है। बोलते हैं ना, जो बहुत इंटेलिजेंट होता है उसकी लाइफ में कम प्रॉब्लम्स होती हैं क्योंकि वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता है, तो वो भी इंटेलिजेंस है। नेक्स्ट है सोचने समझने, सीखने की क्षमता, होशियारी, सब इंटेलिजेंसी पर ही निर्भर करता है। एबिलिटी टू थिंक, अंडरस्टैंड एंड लर्निंग डिपेंड्स ऑन इंटेलिजेंसी या इंटेलिजेंस। तो ये सारा का सारा, ये दो तीन मीनिंग समझकर भी इंटेलिजेंसी का एक हल्का सा मीनिंग आपके दिमाग में और आया होगा कि हमारे दिमाग से जुड़ी हुई एक ऐसी शक्ति है इंटेलिजेंस, जो कि हमें चीज़ों को सोचने समझने, समस्याओं को सॉल्व करने, सीखने, है ना, इन सब चीज़ों के लिए ये ज़रूरी होती है। नेक्स्ट कुछ इसकी डेफिनेशंस कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड बिने, इंटेलिजेंस इज़ द एबिलिटी फॉर एडजस्टमेंट और कॉमन सेंस। ठीक है, हमारा जो कॉमन सेंस है और एडजस्टमेंट है उसकी एबिलिटी होती है इंटेलिजेंस। हम कैसे खुद को सिचुएशन में, किसी सिचुएशन में, किसी बुरी सिचुएशन में हैंडल करते हैं, बुरी सिचुएशन से बाहर निकालते हैं, या फिर कॉमन सेंस किसी सिचुएशन में क्या कहता है ना, कोई गिर गया तो हंसना नहीं है ना, कि दूसरे की हेल्प करनी है, बस में कोई बूढ़ा आ गया तो उसको सीट देनी है ना, ये कॉमन सेंस की बात है। तो वही कहा अल्फ्रेड बिने ने कि कॉमन सेंस ज़्यादा कुछ नहीं है, एडजस्टमेंट करने का तरीका, ठीक है, और आपकी कॉमन सेंस है। नेक्स्ट आते हैं थॉर्नडाइक, इंटेलिजेंस एज वंस कैपेसिटी टू डील इफेक्टिवली विद सिचुएशंस। ठीक है, सिचुएशंस में इफेक्टिवली डील करने के लिए जो आपकी कैपेसिटी है वो क्या है? इंटेलिजेंसी है। किसी भी सिचुएशन में आप कितने अच्छे तरीके से उस सिचुएशन के साथ डील करते हैं, तो वो जो कैपेसिटी होती है, किसी में ज़्यादा होती है, किसी में कम होती है, तो वही क्या है? इंटेलिजेंस है, आपकी बुद्धि है। बोला ना, बुरी से बुरी सिचुएशन में या तो इतना काम कैसे रह जाता है, इतना अच्छे से कैसे हर एक सिचुएशन को डील कर लेता है, तो इट मीन्स वो ज़्यादा बुद्धिमान है, इंटेलिजेंस है। ठीक है, नेक्स्ट है जीन पियाजे, इंटेलिजेंस इज़ द एबिलिटी टू अडेप्ट टू वंस सराउंडिंग।
नेक्स्ट वर्ड आते हैं इंटेलिजेंस इज़ द कैपेसिटी ऑफ फ्लेक्सिबल एडजस्टमेंट। तो इन्होंने भी इंटेलिजेंसी को एडजस्टमेंट के साथ ही जोड़ा, लेकिन इन्होंने फ्लेक्सिबल एडजस्टमेंट की बात कर दी। नेक्स्ट आते हैं अकॉर्डिंग टू डेविड बैचलर द ग्लोबल कैपेसिटी टू थिंक रैशनली, एक्ट पर्पसफुली एंड डील इफेक्टिवली विद द इन्वायरमेंट। तो इन्होंने भी वही बात की कि इंटेलिजेंसी क्या है, रैशनली तर्कपूर्ण, रैशनली मतलब तर्कपूर्ण, तर्क लगा के लॉजिकली किसी चीज़ के बारे में सोचना, है ना, उद्देश्यपूर्ण तरीके से व्यवहार करना, ठीक है, या फिर किसी चीज़ को उद्देश्यपूर्ण तरीके से करना, और किसी भी सिचुएशन के साथ इफ़ेक्टिवली डील करना क्या है आपकी इंटेलिजेंसी है अकॉर्डिंग टू डेविड। तो इस तरह से अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग डेफिनेशंस दी। उनकी इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स आपने याद रखने हैं, कई बार डेफिनेशंस भी आपसे पूछ ली जा सकती हैं। नेक्स्ट हम इन डेफिनेशंस और मीनिंग के आधार पर हम ना 3 मीनिंग पे निकल के आते हैं कि इंटेलिजेंसी को हम समायोजन बोल देते हैं, एडजस्टमेंट बोल देते हैं, सीखने की योग्यता यानी कि एबिलिटी टू लर्न बोल देते हैं, ठीक है, और अमूर्त चिंतन की योग्यता एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली, ठीक है। तो ये 3 जो मीनिंग निकल के आए, इनके समर्थक थे, सपोर्टर्स थे, है ना, कि कुछ ने कहा कि इंटेलिजेंसी क्या है, एडजस्टमेंट है, एडजस्टिबिलिटी है, ठीक है। तो पहला आता है संयोजन की योग्यता। इंटेलिजेंसी क्या है, एडजस्टिबिलिटी है, कि हम समाज के साथ कैसे एडजस्ट करते हैं, लोगों के साथ, सिचुएशन के साथ कैसे एडजस्ट करते हैं, अच्छे टाइम में कैसे खुद को एडजस्ट करते हैं, बुरे टाइम में कैसे एडजस्ट करते हैं, ठीक है। तो इसका समर्थन किस किस ने किया, स्टर्न, कुर्ज, बर्ट, काल्विन और फ्रीमैन। ये कुछ लोग थे जिन्होंने समायोजन ही कहा इंटेलिजेंसी को, एडजस्टमेंट कहा उन्होंने इंटेलिजेंसी को यानी कि बुद्धि को। नेक्स्ट आता है एबिलिटी टू लर्न। कुछ ने कहा कि हमारी जो इंटेलिजेंसी होती है वो हमारी एक योग्यता होती है सीखने की, हम कितने अच्छे तरीके से किसी चीज़ को सीखते हैं, है ना, या फिर कितने अच्छे तरीके से किसी चीज़ को समझ पाते हैं, वही एबिलिटी क्या है, हमारी इंटेलिजेंसी है। जो व्यक्ति जितने अच्छे तरीके से सीखेगा वो उतना ज़्यादा इंटेलिजेंट, बुद्धिमान होगा। इस बात का किसने किया था, बर्किंगम ने, मैकडूगल ने, थॉर्नडाइक ने और फ्रीमैन ने। क्लियर, ये 4 थे जिन्होंने एबिलिटी टू लर्न पर सपोर्ट किया था कि इंटेलिजेंसी का यही मीनिंग है, किसी चीज़ के बारे में कितने अच्छे से लर्न करना। नेक्स्ट आता है एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली, अमूर्त चिंतन की योग्यता। अमूर्त होता है जो चीज़ें हमारे सामने नहीं होती, है ना, लेकिन फिर भी हम उन चीज़ों के बारे में सोच रहे होते हैं। जैसे कि मान लो इस टाइम पे हम लोग अपने घर पे बैठे हुए हैं, ठीक है, हम बात कर रहे हैं अमेरिका की, हम बात कर रहे हैं चाइना की। तो अमेरिका और चाइना हमें दिख तो नहीं रहे, लेकिन फिर भी हम उस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, उसको बोलते हैं अमूर्त, एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें जो दिखाई नहीं देती, फिर भी उसके बारे में बात करना, ठीक है। तो कुछ ने कहा कि हमारी जो इंटेलिजेंसी है वो है कि हम अमूर्त चीज़ों के बारे में, एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों के बारे में कितने अच्छे से सोच पाते हैं, वही हमारी इंटेलिजेंसी है, वही हमारी बुद्धि है। तो इस बात का किस किस ने किया, अल्फ्रेड बिने, स्पीयरमैन, टर्मन और फ्रीमैन। आप इन तीनों में देखोगे, एडजस्टमेंट में देखोगे, लर्न में देखोगे और एब्स्ट्रैक्टली में देखोगे कि एक और व्यक्ति हैं फ्रीमैन, जिन्होंने तीनों में समर्थन किया था, ठीक है। तो फ्रीमैन का नाम ज़रूर याद रखना है। फ्रीमैन ने तीनों मीनिंग्स को सपोर्ट किया था कि इंटेलिजेंसी एडजस्टमेंट भी है, एबिलिटी टू लर्न भी है और एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली भी है। नेक्स्ट आता है फैक्टर इफेक्टिंग इंटेलिजेंस, है ना, बुद्धि को क्या क्या चीज़ें जो हैं वो बुद्धि पर प्रभाव डालती हैं। तो सबसे पहले आता है हेरेडिटी एंड इन्वायरमेंट। तो हेरेडिटी और इन्वायरमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट 2 फैक्टर हैं जो कि इंटेलिजेंसी को डिसाइड करते हैं। कई बार हमें हेरेडिटली ऐसे गुण मिल जाते हैं जो कि हम अपने पेरेंट्स की तरह इंटेलिजेंसी शो करते हैं ना, सीखने में, सोचने समझने में, है ना, हमारी एडजस्टमेंट की क्या कैपेसिटी है, हमारी लर्न करने की क्या एबिलिटी है, हमारे एब्स्ट्रैक्टली सोचने की क्या एबिलिटी है, ये सारी की सारी हमें हमारे पेरेंट्स के थ्रू मिलती है या फिर हमारे पेरेंट्स की तरह मिलती है, आप बोल सकते हैं। इन्वायरमेंट से मिल जाती है। कई बार हम किसी ऐसे व्यक्ति से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, उसकी तरह जो बुद्धि है वो रखते हैं, है ना, ये उसकी तरह सोचने की क्षमता रखते हैं, ठीक है। तो वो कई चीज़ें हमें इन्वायरमेंट से मिलती हैं। नेक्स्ट आता है हमारी एज के अनुसार भी हमारी इंटेलिजेंसी बढ़ती है, ठीक है। आपने देखा होगा कि धीरे धीरे बोलते हैं ना कि अपने 20s में कुछ अच्छा काम कर लो या फिर अच्छे से
पढ़ लो, लिख लो, है ना, कुछ अच्छा कर लो, तो इजीली हमें सब कुछ मिल सकता है। ठीक है, मतलब हम अपने 18, 19, 20 से लेकर 30 तक की एज में जो हमारा बुद्धि होती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है जब हम अपने इस एज में रहते हैं। तो एज भी जो है वो एक फैक्टर है जो कि प्रभाव डालता है आपकी इंटेलिजेंसी पर। फिर रेस एंड नेशनैलिटी आती है, जाति और राष्ट्रीयता आती है। ठीक है, आप कौन सी जाति से, यहाँ पर जाति में हम जनजातियों को भी, ट्राइब्स को भी शामिल करेंगे। ठीक है, जितनी भी हैं उनका क्या प्रभाव पड़ता है ना। हर एक जाति का अपना कस्टम है, अपना अपने अपने रहन सहन है, खान पान है ना, अपनी अपनी बाउंड्रीज़ हैं जिसका वो पालन करते हैं, अपने अपने कुछ रूल रेगुलेशंस हैं उनके, हर एक कास्ट और ट्राइब्स के। ठीक है, तो उनका भी प्रभाव पड़ता है इंटेलिजेंसी पर। हमारी राष्ट्रीयता का प्रभाव पड़ता है, नेशनैलिटी का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, कोई देश में कितने ज़्यादा साधन हैं जो व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए जो हैं वो प्रभाव डालते हैं। तो रेस और नेशनैलिटी का भी प्रभाव पड़ता है आपकी इंटेलिजेंसी पर। नेक्स्ट आता है कल्चर। तो आपके कल्चर का भी प्रभाव पड़ता है। आप हिंदू कल्चर से आ रहे हैं, है ना, आप मुस्लिम कल्चर से हैं, आप सिख कल्चर से हैं, आप ईसाई कल्चर से हैं, तो इस चीज़ का भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, आपके रीति रिवाज फिर से वही आ जाएगा कल्चर में, है ना, आपके कल्चर की सोच क्या है। ठीक है, जिससे आपकी एक फैमिली की सोच बनती है, वो भी आपकी इंटेलिजेंसी पर प्रभाव डालते हैं। देन हेल्थ एंड फिज़िकल डेवलपमेंट आ जाती है, स्वास्थ्य और शारीरिक विकास आ जाता है। आपकी हेल्थ कैसी है, आपका फिज़िकल डेवलपमेंट कैसा है, आप फिज़िकली डिसेबल्ड हैं या बिल्कुल ठीक हैं, उस चीज़ का भी कहीं ना कहीं आपकी इंटेलिजेंसी पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जेंडर आ जाता है, लिंग के आधार पर भी कहीं ना कहीं एक इफ़ेक्ट डाला जाता है इंटेलिजेंसी पर। जैसे कि कुछ लोगों को साधन नहीं इतने ज़्यादा, मतलब हर व्यक्ति, बुद्धिमत्ता तो वैसे अपनी होती है, लेकिन बोलते हैं ना जितने ज़्यादा हमें साधन मिलते हैं उतने ज़्यादा हम और निखर के आते हैं। तो कई बार जेंडर के आधार पर एजुकेशन के लिए डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है। ठीक है, तो उसकी वजह से भी ये चीज़ भी इफ़ेक्ट डालता है। या फिर हमने सुना भी होगा कि कई बार क्या होता है ना, जो एक जनरल अवेयरनेस की चीज़ें होती हैं या प्रैक्टिकली जो चीज़ें होती हैं, जैसे हमने ज़्यादातर सुना है कि मैथ्स जो है वो लड़कों को ज़्यादा आता है ना, बाकी अदर सब्जेक्ट्स जो है हिंदी हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, ये लड़कियाँ ज़्यादा अच्छे से जो है इस चीज़ को हैंडल करती हैं, सब्जेक्ट्स को। ठीक है, तो ये भी एक तरह का फैक्टर है जो कि हमारी इंटेलिजेंसी को जेंडर वाइज इफ़ेक्ट करता है। उसके बाद सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, है ना, आप कैसे सोसाइटी से आ रहे हैं, उस सोसाइटी की कंडीशन कैसी है। ठीक है, अब जैसे अफ़गानिस्तान है तो वहाँ का इस टाइम पे सोशली इन्वायरमेंट जो है वो औरतों के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, तो सेम वैसा ही इकोनॉमिक कंडीशन, है ना, आपके घर की स्थिति क्या है, वो भी कहीं ना कहीं आपकी इंटेलिजेंसी पर प्रभाव डालती है। नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि के प्रकार। तो थॉर्नडाइक और गैरेट के अनुसार, ऐसे तो इंटेलिजेंसी के बहुत प्रकार हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक और गैरेट, उन्होंने इंटेलिजेंसी के बुद्धि के 3 प्रकार बताए: अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस और सोशल इंटेलिजेंस। और इसी के बीच में बाकी सारी की सारी जो इंटेलिजेंसी है वो आ जाती है। सबसे पहले आता है अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, अमूर्त बुद्धि। मैंने आपको पहले भी समझाया कि ऐसी बुद्धि जब हम अब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को समझने के लिए, उनके बारे में समझने के लिए, उनके बारे में सोचने के लिए, है ना, या फिर उनके बारे में कोई जानकारी लेने के लिए जब हम अब्स्ट्रैक्ट बुद्धि का यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उसे अब्स्ट्रैक्ट बुद्धि कहा जाता है, अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंसी कहा जाता है। जैसे कि सिंबॉलिक प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करना है ना, लॉजिकल क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करना है ना। पोइट यूज़ करता है एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंसी का। ठीक है, जैसे कि किसी पोइट को कोई पोइम लिखनी है ना, तो वो ऐसी ऐसी चीज़ों के बारे में सोचेगा, हिरनी जैसी आंखें, है ना। तो अब हिरनी जैसी आंखें किसकी होती हैं, किसी औरत की तो होती नहीं है। तो वो ये अब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को सोचना जो कि रियलिटी में आपको नहीं दिखाई देती हैं। ठीक है, तो जब ऐसी चीज़ों के लिए जो कि रियलिटी में नहीं होती हैं, उनके लिए अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंसी का यूज़ होता है, यानी कि अमूर्त बुद्धिमत्ता का प्रयोग होता है। फिर आता है कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस। अब इससे उल्टा आ जाएगा मूर्त बुद्धि, है ना, कि ऐसी चीज़ें जो हमें दिखाई देती हैं, उन चीज़ों को समझने के लिए जब हम अपने दिमाग का, बुद्धि का यूज़ करते हैं तो वो कॉन्क्रीट इंटेलिजेंसी होती है। कॉन्क्रीट मतलब जो चीज़ें हमें सामने दिखाई दे रही हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस भी बोलते हैं इसे, और डेली लाइफ में भी हम इसका यूज़ करते हैं। डेली लाइफ में कुछ भी सीख रहे हैं, खाना बनाना सीख रहे हैं, है ना, बर्तन धोना, कपड़े सिलना या कुछ और करना, झाड़ू पोछा लगाना, जो भी हम लोग करते हैं इसमें हम कॉन्क्रीट इंटेलिजेंसी का यूज़ करते हैं। ठीक है, झाड़ू ढंग से नहीं लगा, कल कैसे लगाना है, पोछा कैसे लगाना है, आज गीला लगा, सूखा लगाना है, जो भी है। ठीक है, प्रैक्टिकली जिन चीज़ों को हम करके सीखते हैं वो सारी की सारी कॉन्क्रीट इंटेलिजेंसी में आती है। नेक्स्ट आता है सोशल इंटेलिजेंस,
सामाजिक बुद्धि, तो सोशल एडजस्टमेंट के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है ना, समाज में खुद को कैसे एडजस्ट करना है, अपने गांव में खुद को कैसे एडजस्ट करना है, कैसे सबके बारे में सोचना है, गांव की भलाई के बारे में सोचना है, किसी सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है, सोसाइटी की बात पर कैसे रिएक्ट करना है, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें होती हैं, सोशल एडजस्टमेंट जब भी हम करेंगे उसमें सोशल इंटेलिजेंसी का यूज़ होगा। तो इस तरह से अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक और गैरेट, उन्होंने 3 तरह की इंटेलिजेंसी बताई थी कि इसका यूज़ व्यक्ति जो है अपनी लाइफ में करता है। कभी कभी एब्स्ट्रैक्ट का करता है, ज़्यादातर कॉन्क्रीट का करता है, और जब सोसाइटी में एडजस्टमेंट चाहिए होता है तो सोशल इंटेलिजेंसी का यूज़ वो करता है। नेक्स्ट आता है इंटेलिजेंस थ्योरीज, बुद्धि के सिद्धांत। सबसे पहले आता है सिंगल फैक्टर थ्योरी, मतलब एक तत्व सिद्धांत। तो नाम से पता चल रहा है कि इंटेलिजेंसी जो चीज़ है वो किसी एक फैक्टर पे डिपेंड करती है, ठीक है। इसे एक खंड सिद्धांत या फिर यूनिफैक्टर थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, और इसे दिया था अल्फ्रेड बिने ने। सिंगल फैक्टर थ्योरी को किसने दिया था? अल्फ्रेड बिने ने। और उन्होंने एक सिंगल फैक्टर जिसका नाम था जर्नल फैक्टर, यानी कि सामान्य तत्व, उस पर ही उन्होंने इंटेलिजेंसी को बेस्ड बताया था कि एक जर्नल फैक्टर होता है, उसी के द्वारा ही हर व्यक्ति की इंटेलिजेंसी बनती है। और टर्मन और स्टर्न ने भी इसका समर्थन किया था कि जो अल्फ्रेड बिने ने अपने सिंगल फैक्टर थ्योरी में सिद्धांत दिया वो बिल्कुल सही है, और इंटेलिजेंसी जो होती है वो सिर्फ एक ही फैक्टर पे डिपेंड करती है, जो कि है हमारा जर्नल फैक्टर। अब ये जर्नल फैक्टर क्या है? तो जर्नल फैक्टर के लिए बिने ने बोला कि व्यक्ति में ना बहुत सी मानसिक योग्यताएं होती हैं, ठीक है। और ये मानसिक योग्यताएं क्या होती हैं ना, जो मेंटल एबिलिटीज़ हैं, ये हर एक एरिया में एक जैसा ही काम करती है, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति किसी एक काम में निपुण है तो वो सारे काम में ही निपुण रहेगा। एक सिंपल से एग्जांपल देती हूँ आपको कि मान लो कोई बच्चा है स्कूल में, वो हिंदी में बहुत अच्छा है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू सिंगल फैक्टर थ्योरी अल्फ्रेड बिने, वो हिंदी में अच्छा है तो वो हर सब्जेक्ट में अच्छा ही रहेगा। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति किसी एक एरिया में अच्छा है, अपनी इंटेलिजेंसी का यूज़ एक एरिया में अच्छे से कर रहा है, तो वो हर एरिया में अपनी इंटेलिजेंसी का यूज़ अच्छे से ही करेगा। अगर कोई व्यक्ति का कोई एक एरिया अच्छा नहीं है तो वो बाकी एरिया में भी अच्छा काम नहीं करेगा, इंटेलिजेंसी का यूज़ नहीं करेगा। तो वो बात की थी इन्होंने सिंगल फैक्टर थ्योरी में। बेसिकली आपको किसने दी है आपने ये याद रखना है, और सिंगल फैक्टर का नाम क्या था? जर्नल फैक्टर, आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। सेकंड आते हैं टू फैक्टर थ्योरी। तो अल्फ्रेड बिने की ही सिंगल फैक्टर थ्योरी को गलत बोला स्पीयरमैन ने, और उसने कहा कि टू फैक्टर थ्योरी इंटेलिजेंसी क्या है, 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जी और एस। कई बार एग्जाम में आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि इंटेलिजेंस थ्योरी में या फिर स्पीयरमैन की इंटेलिजेंस थ्योरी में जी क्या है और एस क्या है ना। तो जी स्टैंड फॉर जर्नल फैक्टर और एस स्टैंड फॉर स्पेसिफिक फैक्टर्स, ये स्पेसिफिक एबिलिटीज़। क्लियर? तो टू फैक्टर थ्योरी में स्पीयरमैन ने कहा कि 2 तरह के फैक्टर होते हैं जो कि इंटेलिजेंसी बनाते हैं, एक जर्नल फैक्टर और एक स्पेसिफिक फैक्टर। जर्नल फैक्टर बोलता है कि सभी व्यक्तियों में कार्य करने की एक सामान्य योग्यता होती है, ठीक है, और प्रत्येक व्यक्ति कुछ सीमा तक ही प्रत्येक काम को कर सकता, मतलब जर्नल बोलते हैं ना, हम इस काम को मैं कर लूँगा लेकिन मुझसे नॉर्मली ही ये काम हो पाएगा, ज़्यादा मैं अच्छे तरीके से मैं नहीं कर पाऊँगा उस काम को। तो वो होता है आपका जर्नल फैक्टर या जर्नल एबिलिटी। जब किसी भी काम को करने की या सीखने की जब जर्नल एबिलिटी आप में होती है, सामान्य क्षमता आप में होती है ना, कि मैं इतना सा ही सीख पाऊँगा, जर्नल सीख लूँगा, ज़्यादा नहीं मेरे से होगा। जैसे कि सिलाई कढ़ाई का एग्जाम्पल ले लेते हैं ना, कि मैं जर्नल से सीख लेता हूँ, है ना, सिलाई मारना सीख लेता हूँ, बाकी आप बोलो कि बहुत स्टाइलिश कपड़े सिलने हैं तो वो मेरे से नहीं हो पाएगा, है ना, वो स्पेसिफिक एबिलिटी मैं क्रिएट नहीं कर सकता हूँ। तो जब हम किसी चीज़ को जर्नल तरीके से सीखते हैं, साधारण तरीके से सीखते हैं, तो जर्नल इंटेलिजेंसी का यूज़ होता है। इससे उल्टा अगर स्पेसिफिक फैक्टर इंटेलिजेंसी का यूज़ करना है, ये स्पेसिफिक एबिलिटी यूज़ करनी है, तो हमें क्या करना पड़ता है? ट्रेनिंग पढ़नी पड़ती है। स्पेसिफिक एबिलिटी में या फैक्टर में हम क्या करते हैं? एक्वायर करते हैं चीज़ों को, है ना। अब उसी जर्नल काम को और अच्छे से करने के लिए हम क्या करेंगे? स्पेसिफिक इंटेलिजेंसी का यूज़ करेंगे, विशिष्ट प्रकार की बुद्धि का यूज़
करेंगे, जो कि किस तरह से होगी, विशिष्ट प्रकार की बुद्धि में हम क्या करेंगे, बार बार ट्रेनिंग करेंगे उस चीज़ की, है ना। एक बार नहीं आ रहा सिलना, दूसरी बार नहीं आ रहा, तीसरी बार नहीं आ रहा, ठीक है। तो बार बार उस बुद्धि का यूज़ कर करके कौन सी आपकी स्पेसिफिक यानी कि विशिष्ट प्रकार की बुद्धि का यूज़ कर कर हम किसी काम को और अच्छे तरीके से, विशिष्ट तरीके से, स्पेसिफिक तरीके से सीख पाएंगे। तो इस तरह से 2 फैक्टर दिए थे आपके स्पेयरमैन में, एक जर्नल फैक्टर जिसमें जर्नल चीज़ों को जर्नल इंटेलिजेंसी के थ्रू सीखते हैं, सेकंड स्पेसिफिक एबिलिटी जिसमें हम स्पेसिफिक विशिष्ट प्रकार की बुद्धि का यूज़ कर कर चीज़ों को और अच्छे तरीके से सीखते हैं। नेक्स्ट आता है 3 फैक्टर थ्योरी यानी कि त्रितत्व सिद्धांत। फिर स्पीरमैन ने ही अपने पुराने वाले 2 फैक्टर थ्योरी में क्या किया, संशोधन किया, और उन्होंने ही बाद में 3 फैक्टर थ्योरी दी कि भाई इंटेलिजेंसी के लिए इंटेलिजेंस थ्योरी में 2 तरह के फैक्टर नहीं यूज़ होते, 3 तरह के फैक्टर यूज़ होते हैं। एक जर्नल और स्पेसिफिक तो उन्होंने वही रखा, लेकिन तीसरा कलेक्टिव या ग्रुप फैक्टर इन्होंने ऐड किया, ठीक है। तो C स्टैंड फॉर कलेक्टिव या फिर ग्रुप फैक्टर, ठीक है। तो ग्रुप फैक्टर या फिर कलेक्टिव फैक्टर को इंटेलिजेंसी की थ्योरी में किसने जोड़ा था, तो स्पीयरमैन ने जोड़ा था। जर्नल फैक्टर वही रहेगा, स्पेसिफिक फैक्टर वही रहेगा। उसके बाद कलेक्टिव या ग्रुप फैक्टर आता है। उन्होंने कहा स्पीयरमैन ने कि कई बार क्या होता है ना, कुछ ऐसे काम होते हैं जिन्हें सीखने के लिए जर्नल से ज़्यादा बुद्धि की ज़रूरत होती है और स्पेसिफिक से कम की ज़रूरत होती है, ठीक है, जिसमें हम दोनों बुद्धि का यूज़ करते हैं। हम थोड़ी सी जर्नल चीज़ें भी सीखते हैं, ठीक है, और थोड़ी सी स्पेसिफिक चीज़ें भी सीखते हैं। ज़्यादा चीज़ें नहीं सीखते स्पेसिफिक, ज़्यादा विशिष्ट चीज़ें नहीं सीखते, लेकिन थोड़ी सी सीखते हैं। तो उसके लिए कलेक्टिव या फिर सामूहिक ग्रुप फैक्टर का यूज़ जो है वो किया जाता है। इस तरह से इन्होंने इंटेलिजेंसी में तीसरा फैक्टर भी दिया था, जर्नल स्पेसिफिक के साथ साथ कलेक्टिव या फिर ग्रुप फैक्टर। तो ये थियोरी भी किसने दी थी, स्पीयरमैन ने ही दी थी। नेक्स्ट आता है मल्टी फैक्टर थ्योरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मल्टी फैक्टर थ्योरी ये दी थी थॉर्नडाइक ने, ठीक है। इन्होंने कहा कि इंटेलिजेंसी किसी 1, 2, 3 फैक्टर पे डिपेंड नहीं करती, उसमें मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं और हम जो हैं उन फैक्टर्स को काउंट नहीं कर सकते। इसलिए थॉर्नडाइक ने दिया मल्टी फैक्टर थ्योरी यानी कि बहुतत्व सिद्धांत। अब इस मल्टीपल फैक्टर थ्योरी को समझाने के लिए इन्होंने बालू का सिद्धांत भी दिया था। रेत देखा है ना आपने, ठीक है, रेत में कितने छोटे छोटे कण होते हैं, ठीक है, तो इसके थ्रू उन्होंने समझाया था। तो इसलिए याद रखना, कई बार मल्टी फैक्टर थ्योरी की जगह आपको ये पूछ लिया जाए कि बालू का सिद्धांत बुद्धि के लिए या फिर इंटेलिजेंसी के लिए किसने दिया था, तो वो दिया था थॉर्नडाइक ने। या फिर परमाणुवादी सिद्धांत बुद्धि से रिलेटेड किसने दिया था, इंटेलिजेंसी से रिलेटेड परमाणुवादी सिद्धांत किसने दिया था, वो भी थॉर्नडाइक ने ही दिया था, ठीक है। क्यों इनको ये नाम दिया गया, उसने कहा कि जिस तरह मिट्टी का ढेर होता है ना, और मिट्टी के ढेर में कितने छोटे छोटे कण होते हैं, कभी काउंट कर सकते हो आप उन कणों को, नहीं कर सकते। तो सेम इंटेलिजेंसी में भी ऐसे ही फैक्टर्स होते हैं, बहुत से फैक्टर्स होते हैं जिनको काउंट करना बहुत मुश्किल होता है। जिस तरह से एक ईंट से हम घर बनाते हैं ना, तो कैसे छोटी छोटी ईंट का यूज़ कर करके इतना बड़ा घर बनाते हैं, उसी तरह से इंटेलिजेंसी में भी क्या होती है, छोटे छोटे फैक्टर्स होते हैं और मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जिससे हम अपनी बुद्धि का यानी कि इंटेलिजेंस का निर्माण करते हैं। तो ये सिद्धांत दिया था आपके थॉर्नडाइक ने, मल्टी फैक्टर थ्योरी। उसके बाद आता है ग्रुप फैक्टर थ्योरी यानी कि समूह तत्व सिद्धांत, ये थर्स्टन ने दिया था। इसने कहा कि 1, 2, 3 सिंगल फैक्टर्स तो नहीं होते, लेकिन ग्रुप फैक्टर्स होते हैं, है ना। एक ग्रुप है, उसमें मल्टीपल फैक्टर्स होंगे, ठीक है। तो उसी तरह से उसने क्या किया, फैक्टर्स को 7 ग्रुप में डिवाइड कर दिया, ठीक है। और उन्हीं ग्रुप्स में से जिस ग्रुप के साथ आपके इंटेलिजेंसी के फैक्टर मैच करते हैं, उस तरह की इंटेलिजेंसी आप में पाई जाती है, बुद्धि आप में पाई जाती है, ठीक है। तो थर्स्टन ने ग्रुप फैक्टर थ्योरी दी थी, समूह तत्व सिद्धांत दिया था, जिसमें उन्होंने 7 फैक्टर दिए थे टोटल। वैसे तो उन्होंने 13 फैक्टर बताए थे, टोटल 13 फैक्टर्स बताए थे, ठीक है। और 7 मुख्य फैक्टर बताए थे उन्होंने, 7 मुख्य ग्रुप बताए थे उन्होंने बेसिकली, जिसमें अलग अलग फैक्टर्स लिखे गए थे, जैसे कि बर्बल फैक्टर, है ना, परसेप्चुअल फैक्टर, न्यूमेरिकल फैक्टर, मेंटल पावर क्या होगी आपकी, है ना, उसके बाद स्पेशल एबिलिटी जिसे हम लोकल एबिलिटी के नाम से भी जाते हैं, वर्ल्ड फ्लुएंसी आ जाती है,
और लॉजिकल पावर आ जाती है। ये 7 तरह के अलग अलग तरह के फैक्टर्स होते हैं जो कि आपकी इंटेलिजेंसी को डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट आता है क्रिस्टलाइज्ड एंड लिक्विड इंटेलिजेंसी, तरल, ठोस, बुद्धि, सिद्धांत। क्रिस्टल्स कैसे होते हैं? ठोस होते हैं, और लिक्विड मतलब तरल। कि बुद्धि पहले पहले तरल होती है और बाद में फिर ठोस बनती है। ठीक है, RB कैटल ने ये थ्योरी दी थी। इन्होंने कहा जब बच्चे का जन्म होता है तो उसकी बुद्धि क्या होती है? लिक्विड होती है, तरल अवस्था में होती है। ठीक है, कि बदलती रहती है, कम ज़्यादा है ना, चेंज होती रहती है, तरल रहती है, कोई कोई ठोस उसमें विशेषता नहीं पाई जाती। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है, टाइम बढ़ता है, अनुभव यानी कि उसके एक्सपीरियंसेस बढ़ते हैं, तो धीरे धीरे उसकी जो बुद्धि होती है वो क्रिस्टलाइज होती जाती है, ठोस बनती जाती है। ठीक है, पहले होता है ना स्टार्टिंग में कि समझ में नहीं आता। स्टार्टिंग में आपने देखा होगा कि बच्चे जब स्कूल में डालते हैं तो सारे बच्चे बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, है ना। भाई बच्चा 1 2 3 लिख ले रहा है ना, कितने मार्क्स आए बच्चे की जी? 10 में से 10 आ रहे हैं ना, इंग्लिश में भी अच्छा कर रहा है। लेकिन जैसे 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 वो बड़ा होता जाता है तो फिर उसका वो एक इंटेलिजेंसी का एरिया शो होता जाता है कि हिंदी में थोड़ा कमज़ोर है, मैथ्स में बहुत अच्छा है, साइंस में बहुत अच्छा है, SST में थोड़ा सा भूलता है, संस्कृत में थोड़ा सा गड़बड़ करता है। ठीक है, तो धीरे धीरे फिर उसकी बुद्धि क्या होती जाती है? ठोस होती जाती है। तो ये जो सिद्धांत दिया था बुद्धि का, तरल और ठोस बुद्धि का सिद्धांत, ये दिया था RB कैटल ने। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। आज हमने इंटेलिजेंसी, उसके मीनिंग, फैक्टर इफेक्टिंग, उसके बाद उसके टाइप्स और कुछ इंटेलिजेंसी की थ्योरीज़ की। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही अलग अलग साइकोलॉजी के टॉपिक्स को देखने के लिए हमारे चैनल HP अमित एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिएगा।